चलिए देखें, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास अपनी शुरू होती है मध्यवर्ती अरावली पर। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की आज हम बात करने वाले हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने देख लिया है, तो जल्दी से हम मोटा मोटा आइडिया से पहले यहाँ पे लगाएंगे। मरुस्थल के बारे में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में बताना आपको, ठीक है। तो राजस्थान आ चुका है हमारे पास में। तो राजस्थान के अंदर हमने देख लिया था कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा आ गई, और ये मरुस्थल प्रदेश हो गया। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है दूसरे भागों से? राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? जल्दी से बताएं भाई, कौन सी समवर्षा रेखा जो है राजस्थान को दो भागों में बांटती है? कमेंट करें भी, जो लाइव क्लास में ऐड हो चुका है जल्दी से कमेंट करें। और आप लोग बताओ भी, ऑफलाइन वाले, समवर्षा रेखा कौन सी समवर्षा रेखा है? ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा है जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है और मरुस्थल को अन्य भौतिक प्रदेशों से अलग करती है, ठीक है। ओके, ये लाइट ऑन करना। तो चलिए देखें, फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो मरुस्थल है इसे आगे दो भागों में बांटा गया है। तो इसे दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ओके, तो ये आ गई हमारे पास में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे अपने, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे एक बार, उसके बाद हार्ड लेवल पे जाएंगे। ओके, तो हमने इसके दो भाग कर लिए थे, शुष्क रेतीले के, वालुका स्तूप युक्त और मुक्त वाला, और इसके हमने अर्धशुष्क के 4 हिस्से किए थे। लास्ट हमने इसी को कंप्लीट किया था, घग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। तो अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये विश्व की, राजस्थान की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीनतम, प्राचीन भी नहीं, प्राचीनतम पर्वतमाला है, यानी सबसे पुरानी पर्वतमाला है ये। तो प्राचीनतम पर्वतमाला है, और इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण होता है। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर क्या घटना घटी थी आपको बताया था मैंने, क्या हलचल हुई थी पृथ्वी पर? क्या अपने पेंजिया के दो टुकड़े हुए थे, या डायनासोर्स की मृत्यु हुई थी? कौन सी घटना घटी थी दोनों में से भी? हाँ, पेंजिया के क्या हुए थे? दो टुकड़े हुए थे, एक अंगारा लैंड बन गया था और एक गोंडवाना लैंड बन गया था। तो अंगारा लैंड पे भी एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड पे भी एक पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो बताइए मुझे कि जो अरावली है वो गोंडवाना लैंड वाली पर्वतमाला है या अंगारा लैंड वाली? ये अरावली किसकी है? अरे आपको पता है भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। तो इसका मतलब ये अरावली भी किस पे बनी थी? गोंडवाना लैंड पे बनी थी। तो अंगारा लैंड पे बनने वाली पर्वतमाला का नाम क्या है? उसका नाम है अपलेशियन। क्या नाम है? अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला, यानी अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। और ये जो अपलेशियन पर्वतमाला है ये कहाँ पे है? यूएसए के अंदर है। कहाँ पे? ये यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर पर्वतमाला का निर्माण होता है और इसी समय अंगारा और गोंडवाना अलग हुए थे, ठीक है। जल्दी से बताएं कि आपको मैंने इंडेक्स बताया था, इंडेक्स के अंदर हमने देखा था कि अरावली जो है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? अरावली राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर? हाँ, 9% भाग पर फैली हुई है। और अरावली में राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। ओके, लेकिन वर्षा जो है ना, यहाँ की वर्षा, वो आपको याद होनी चाहिए। अभी बाकी आप डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन वर्षा आपको पता होनी चाहिए। याद है क्या? कितनी होती है यहाँ पे? 50 से 90 होती है। 50 से 90 यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था
0 से 20 सेंटीमीटर, और ये 20 से 50 सेंटीमीटर, और 25 से 50 लिखा था इसको अपने, 25 से 50। तो क्योंकि ये बीच वाली जो ये कौन सी समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और ये कौन सी आ गई, 50 वाली समवर्षा रेखा है। तो इसके इधर भी 25 से 50, यानी इस तरफ चलते जाएंगे ना, जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा जो है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर कितनी आ जाती है, 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा आ जाती है, और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। और इसका पूछा जाए कि कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है अरावली, तो 9% तक क्षेत्रफल फैली हुई है। मैंने आपको मरुस्थल के बारे में बता दिया था ना कि मरुस्थल जो है अकेले राजस्थान में नहीं है, अलग राज्यों में भी है। पहले तो ये बताना है मरुस्थल कितने देशों में है। तो मरुस्थल कितने देशों में आएगा, 2 देशों में। कौन कौन से, पाकिस्तान और भारत में आएगा। फिर आएगा मरुस्थल कितने राज्यों में है, तो राज्य कितने आएंगे, 4। तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य आ जाएंगे हमारे पास में। उसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अरावली है ये कितने राज्यों में फैली हुई है। तो राज्यों की बात करते हैं तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये अरावली ऊपर जाकर के संकरी हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर जाकर के यहाँ संकरी हो जाएगी। और सबसे इसका जो उत्तरी पॉइंट है ना, जो सबसे उत्तरी इसका पहाड़ी है, सबसे उत्तरी पहाड़ी जो है इसकी वो है रायसीन हिल्स। ये सबसे उत्तरी पहाड़ी है इसकी, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में है। और इस रायसीन हिल्स पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इस पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन इस पर बना हुआ है, ठीक है। और इस राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ था, अभी निर्माण का टाइम लिखाया था क्या मैंने, निर्माण का टाइम फिलहाल याद नहीं आ रहा, 11 का टाइम आता है कोई, 1911, हाँ 1911 का ही है, सॉरी 1911 का टाइम है। 1911 के अंदर इसकी जो इंजीनियर थे वो था एडविन लुडविन ने इसका नक्शा तैयार किया था। तो ठीक है, आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल बस ये रखना कि जो अपनी अरावली है, अरावली का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कहाँ पर है, तो उत्तरी पॉइंट है रायसीन हिल्स, कहाँ पे, दिल्ली में। और वहाँ उस पर रायसीन हिल्स पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इस प्रकार से नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे जो हमारा इसका दक्षिण बिंदु, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु हमें मिलेगा खेड़ब्रह्म। कहाँ मिलेगा, खेड़ब्रह्म। कहाँ पे है खेड़ब्रह्म, गुजरात में है। खेड़ब्रह्म गुजरात के अंदर है, गुजरात, खेड़ब्रह्म गुजरात, पालनपुर है ना, पालनपुर गुजरात के अंदर है खेड़ब्रह्म, पालनपुर। जहां पर क्या है, इस अरावली का दक्षिणी बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, दक्षिणी, ये उत्तरी बिंदु है। लेकिन अरावली का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहां पर है, दक्षिणतम बिंदु क्लास में बताया हुआ है अभी। सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है वो कहां पर है, सुदूर दक्षिणतम बिंदु मिलेगा आपको मिनिकॉय द्वीप पर। कहां मिलेगा, मिनिकॉय द्वीप पर मिलेगा। मिनिकॉय द्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप के अंदर है। कहाँ पर है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर है मिनिकॉय द्वीप। और उस मिनिकॉय द्वीप पर इस अरावली के अवशेष मान पाए गए हैं, जिस वजह से उसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। अब ये लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे है, अरब सागर में। कहाँ पर है, अरब सागर में है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है, तो इसका मतलब अरावली की शुरुआत कहाँ से हो रही है, अरब सागर से हो रही है। इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता किसे कहा जाता है, अरावली का पिता किसे कहते हैं, अरब सागर को कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपने इतने पॉइंट काफ़ी अपने पास में आ चुके हैं। जल्दी से पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। कौन कैसे कौन, हाँ कोशिश किया करो बनाने की, टूटा फूटा जैसा भी बनता है बनाते जाओगे, ऐसे ही रिहर्सल होगी, फिर जाकर एंड में बनेगा। मैंने कौन सा फर्स्ट टाइम में सही बनाया था, अभी भी राजस्थान का, तो अभी भी बनाना थोड़ा सा हार्ड लगता है।
तो इस प्रकार से मैप को बना लिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है अरावली, इस पॉइंट पर ये अरावली है हमारे पास में, ये अरावली है। तो अरावली का अगर हम देखते हैं तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है वो यहाँ पर है, इस प्रकार से वो यहाँ है। तो इसका जो दक्षिणतम बिंदु जो माना जाता है ना, वो दक्षिणतम बिंदु ऐसे माना जाता है कि इसकी जो चोटियाँ हैं वो नीचे पानी के अंदर दबी हुई हैं और इसका अवशेष हमें मिनिकॉय द्वीप पर मिलता है यहाँ पर। तो मिनिकॉय द्वीप पर जब इसका अवशेष दिखता है, ये सुदूर दक्षिणतम बिंदु है अरावली का, इसलिए अरब सागर, ये कहाँ पर है, अरब सागर के अंदर है लक्षद्वीप, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं, क्योंकि उसका जन्म कहाँ से हो रहा है, अरब सागर से हो रहा है इसीलिए। तो और ये रहता है अरावली का दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु है खेड़ब्रह्म पालनपुर में गुजरात में, और उत्तरी बिंदु है रायसीन हिल्स। तो खेड़ब्रह्म से लेकर के रायसीन हिल्स तक अगर हम बात करते हैं तो अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी? 692 किलोमीटर इसकी अरावली की लंबाई है। और अरावली जो है ना वो राजस्थान में इसका विस्तार, अरावली का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार है। आप ये देख सकते हैं जैसे मरुस्थल फैला हुआ था वैसे ही क्या है, अरावली भी वैसे ही फैली हुई है उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये है इसका फैलाव, इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, अरावली का विस्तार लिख सकते हैं आप, अरावली का विस्तार। तो विस्तार लिखेंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली की लंबाई लिखेंगे, लंबाई खेड़ब्रह्म से रायसीन हिल्स तक, खेड़ब्रह्म पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीन हिल्स तक कितनी लंबाई रहेगी? 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? राजस्थान में अरावली की शुरुआत होती है सिरोही से। कहाँ से? सिरोही से। और सिरोही से लेकर कहाँ तक? खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू तक, ये राजस्थान में इसका विस्तार है अरावली का। और यहाँ पर इसकी लंबाई कहलाएगी 550 किलोमीटर। यहाँ इसकी लंबाई कितनी बनेगी? 550 किलोमीटर। तो पूरे भारत में अरावली की लंबाई, टोटल लंबाई 692 किलोमीटर। कहाँ से लेकर? खेड़ब्रह्म गुजरात से लेकर कहाँ तक? रायसीन हिल्स तक 692। और खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के सिरोही तक कितनी है? 550। यानी अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 80% भाग राजस्थान में है। अब आपके पास में फिर से दो क्वेश्चन सेम टू सेम बनेंगे जैसे हमने मरुस्थल के अंदर बनाए थे। देखिए पहला तो ये कि अरावली राजस्थान के कितने हिस्से पर फैली हुई है? कितने हिस्से पर फैली हुई है? क्या आंसर था इसका? 9% भाग पर। कितने भाग पर? 9% भाग पर फैली हुई है। दोनों क्वेश्चन लिखें जल्दी से, क्वेश्चन लिखें फिर उसका आंसर लिखें। तो लिखिए जल्दी से पहले कि अरावली राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? अरावली राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? दूसरा लिखिए, दूसरा, अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? अरावली का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? दोनों के आंसर क्या रहेंगे? एक का आंसर 9% है, एक का आंसर 80% है। तो बताइए किसका आंसर 80% है? दूसरे क्वेश्चन का या पहले का? दूसरे का कितना आएगा? 80% आएगा। यानी कि अरावली का कितना हिस्सा राजस्थान में है? 80%। और राजस्थान के कितने हिस्से पर अरावली है? तो 9%। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये लिख ली होंगी ये सारी की सारी बातें, और मैं कोशिश करूंगा कि इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF में मिलेंगे और हार्ड कॉपी में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? PDF में मिल सकते हैं। तो फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो साथ साथ में नोट करते रहा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये हमने विस्तार देख लिया, और विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब ये अरावली जो है, अरावली भी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की तरह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अरावली भी क्या करती है?
50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की तरह। कैसे? ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ठीक है। तो ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है यही राजस्थान के 2 हिस्से करती है, और यही रेखा जो है वो अरावली पर भी है। कैसे? यहाँ पर आपको मैंने लिखा था कि इस मरुस्थल का औसत वर्षा कितनी है, 20 से 50 सेंटीमीटर। इसका एंड कहाँ पे हुआ? 50 पे। फिर शुरुआत कहाँ से हुई है? 50 से 90। फिर उसके बाद में क्या आएगा? 50 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ 80 से 120 है, 80 से 120 यहाँ। तो इसका मतलब अरावली के ये वाली जो रेखा है वो भी कितनी है? 50 सेंटीमीटर वाली है, और ये भी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये पूरी अरावली भी क्या कहलाएगी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की तरह अरावली भी राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। और क्या ये बराबर 2 हिस्सों में बांटती है? नहीं, असमान 2 हिस्सों में बांटती है। असमान का मतलब इस तरफ ज़्यादा प्रतिशत है, इस तरफ कम है, तो असमान हुआ ना। अब जो आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं आपको इसी में से आरएस लेवल का अगर मैं क्वेश्चन बताऊं तो वो क्वेश्चन क्या रहेगा कि कथन उसका एक आर कथन में आता है, एक आता है आर, और एक होता है ए, और एक होता है आर। आर होता है कथन और ए होता है उसका कारण। कथन और कारण के क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से। देखें क्वेश्चन, कथन कारण के क्वेश्चन देखें, ये आरएस में मिलेंगे आपको, और या फिर आपको पटवारी के अंदर ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। इससे छोटे लेवल में नहीं आएंगे ये। तो इन ऐसे क्वेश्चनों के, ऐसे एग्जाम्स के अंदर, पटवारी के एग्जाम में भी इसका यही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो वहाँ पर हमें दे सकता है कि अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, या बराबर 2 भागों में बांटती है तो गलत हो जाएगा। असमान 2 भागों में बांटती है तो सही हो जाएगा। अरावली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की तरह राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे अपने को देखने हैं। नेक्स्ट, जब भी आप क्वेश्चन देखो, पहले तो ऐसे होता था सीधा ही, पहले सीधा क्या था कि भारत में अरावली की कितनी लंबाई है, तो 692 किलोमीटर, आंसर आ गया डायरेक्ट। पहले ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या रहेगा कि निम्न में से कौन सा सत्य है? भारत में अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर है, राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है, राजस्थान में अरावली 9% भाग पर है, और पूरी अरावली का राजस्थान में 70% हिस्सा है। तो कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ? 70% वाला क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब अब इस प्रकार से होंगे। अब आपको सिर्फ एक नॉलेज से काम नहीं चलेगा, अब आपको वो पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसकी सारी की सारी। ओके, ठीक है। तो यही तरीका होता है अपनी स्टडी को बढ़ाने का कि पहले तो आप मोटे मोटे तौर पर पूरा जीके देख लें एक बार, फिर आप उस मोटे तौर पर जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपने देख लिया कि अरावली की तुलना अपलेशियन पर्वत से की जाती है, इतना याद कर लिया, फिर आपने पूरे भौतिक प्रदेश कर लिए, पूरा राजस्थान जी कर लिया। जब आप दोबारा से शुरू करेंगे तब आप क्या पढ़ेंगे कि अपलेशियन पर्वतमाला से उसकी तुलना की जाती है, तो क्यों की जाती है, कारण क्या है उसका, तब आप उस कारण को पढ़ेंगे। तब आप देखेंगे कि अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पे है? यूएसए के अंदर है। इसका निर्माण कब हुआ था? जब अरावली का हुआ था। इसीलिए ये दोनों बहुत प्राचीन पर्वतमालाएं हैं, इसीलिए इन दोनों का क्या किया जाता है? एक दूसरे की तुलना की जाती है। तो अब आपके पास में कारण आ चुका है। तो आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे आर में कह देगा कि अरावली को अपलेशियन पर्वतमाला की तुलना की जाती है, अरावली की, ठीक है, और नीचे आपको कारण लिख देगा कि दोनों ही प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं, तब आप क्या कहोगे? कथन भी सही है, कारण भी सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस अपन सिंपल लेवल पे आते हैं, और इसके बाद देखिए ज़रा, ये जो अरावली पर्वतमाला है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, इसका विस्तार है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो ये फैली है, तो ये मानसून के, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। कैसे? ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। अब अगर यही इस पॉइंट से भी अगर हमें क्वेश्चन काफ़ी निकालने हैं तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं। यहाँ से कई कथन बन सकते हैं कि अरावली उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है, तो कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है? तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है। यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून कम वर्षा करता है, ठीक है, और इसी के कारण ही क्या होता है, यहाँ पे अभी भी मरुस्थल बना हुआ है। इस मरुस्थल के बने रहने का कारण क्या है? इसका कारण ही अरावली है।
और इसको इतने एरिया में सीमित रखा, इसका फायदा भी अरावली का ही है। देखिए मतलब अरावली ने ही क्या किया है, राजस्थान को पूरा तरह से मरुस्थल बनने से रोका है, और अरावली की वजह से ही मरुस्थल बना है। दो बातें हैं, अरावली की वजह से ही मरुस्थल बना, और अरावली की वजह से ही मरुस्थल एक जगह पे टिका हुआ है। अगर अरावली ना होती तो ये पूरा मरुस्थल फैल जाता, क्योंकि हमने उसमें एक बात छोड़ दी, एक बात मिस कर दी हमने। वहाँ जब हम लिख रहे थे ना पॉइंट कि बरखान क्या है या पीवना क्या है, बुतलिया क्या है, ये जब पढ़ रहे थे, वहाँ हमने एक बात और लिखनी थी। वहाँ हमने लिखना था कि रेगिस्तान मार्च क्या होता है, रेगिस्तान मार्च क्या होता है, वहाँ एक पार्ट। हाँ, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना क्या कहलाता है, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था ना, तो उसका मतलब दांडी की ओर चला था ना, वैसे रेगिस्तान मार्च कहलाएगा क्या, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। और ये रेगिस्तान कब आगे बढ़ता है, मार्च से अप्रैल के बीच में सबसे अधिक आगे बढ़ता है। कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। उस समय पश्चिम से हवाएं चलती हैं बहुत ही तेज गति से, और मिट्टी सारी जो उड़ उड़ कर कहाँ आती है, इस ओर आती है। लेकिन यहाँ पर अरावली होने की वजह से, अरावली होने की वजह से उसका विस्तार नहीं हो पाया है। और मैं यहाँ पे बता दूं, अभी मरुस्थल जो है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर है, लेकिन ये पहले कितने पर था, 58% भाग पे था। 3% ये बढ़ चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ अरावली के इस तरफ क्या हो रहा है, खनन प्रक्रिया हो रही है। खनन यानी कि खुदाई की जा रही है, वहाँ से खनिज निकाले जा रहे हैं, जिस कारण से आसपास के पेड़ काटे जा रहे हैं। और आसपास के पेड़ जब काटे जा रहे हैं तो पीछे से हवाएं जब चल रही हैं तो हवाओं को आगे कोई रुकावट नहीं मिल रही, जिस वजह से वो मिट्टी को भी आगे धकेल रही हैं। तो मिट्टी को आगे धकेला तो उन्होंने 3% जगह को और दबा लिया, जिस वजह से यहाँ पर बढ़ते मरुस्थलीकरण के कारण जावर जो खान थी, जो राणा लाखा के समय पर मिली थी, उस खान को क्या कर दिया, उस खान का जो खनन था वो उसे बंद कर दिया गया, उसका उत्पादन बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये कारण है, इसलिए अरावली ही इसको रोक के रखी है, आगे बढ़ने नहीं दिया, और अरावली के कारण ही मरुस्थल का निर्माण हुआ है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पहले सारी नदियाँ जो है, जब पानी आया इस तरफ से और इस तरफ से बहा, यहाँ मिट्टी रुक गई आकर के। अब मिट्टी तो रुक गई, लेकिन यहाँ पे अगर बरसात होती तो ये मरुस्थल ना रहता। लेकिन बरसात क्यों नहीं हुई, अरावली के कारण बरसात नहीं हुई। अरावली के कारण ही मरुस्थल में क्या, बरसात नहीं हुई, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो ऐसे राजस्थान में आता है, ये भारत में इस प्रकार से एंटर करता है दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इस प्रकार से ऐसे एंटर करता है, इस प्रकार से। तो जब ये यहाँ पे एंटर करता है तो ये अरावली के समानांतर होते हुए ऊपर किससे टकराता है, हिमालय से, हिमालय से टकराता है, इसीलिए यहाँ वर्षा होती है। अगर हिमालय ना होता ना तो ये पूरा का पूरा मानसून ही आगे निकल जाता और ये जो भारत है अपना वो सूखा रह जाता। ठीक है ना, तो ये हिमालय की भी यहाँ पे हमारे विशेषताएं हैं, हिमालय पे हम पढ़ेंगे। तो ये अरावली की कहीं पर विशेषता भी है और कहीं पर उसका हानियाँ भी हैं। तो ये हर चीज़ का ही होता है, किसी का लाभ होता है तो उसका नुकसान भी होता ही है। तो ठीक है, वापस दौड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको मैं जलवायु के टॉपिक में इसको अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा कि मानसून किस प्रकार से राजस्थान में एंटर करेगा और किस प्रकार से भारत में एंटर करेगा। वो डस्टर पड़ा नीचे, वो पड़ा ना नीचे, कूलर के नीचे। कोई नहीं, थोड़ा सा गिरेगा। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में लिखिए जल्दी से कि अरावली जो है ये राजस्थान की ही नहीं, भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा है। अरावली राजस्थान की ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा है। जल विभाजक यानी कि अरावली के पूर्व की जो नदियां हैं, अरावली राजस्थान की ही नहीं भारत की सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक रेखा है। देखिए यहाँ पर है अरावली हमारे पास में, इस पॉइंट पर अरावली है। तो ये राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की भी सबसे बड़ी जल विभाजक रेखा है। कैसे, क्योंकि इस अरावली के जो पश्चिम से नदियाँ निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी,
अरब सागर में। कहाँ जाएंगी? उनका पानी अरब सागर में जाएगा। जो पूर्व की नदियां हैं उनका पानी कहाँ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में जाएगा, बंगाल की खाड़ी में जाएगा। यानी इसने क्या कर दिया, दोनों का एक ही जगह से, एक ही स्थान से नदी निकल रही है, लेकिन वो दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। देखो जैसे अजमेर, अजमेर के अंदर पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी लूनी नदी। लूनी नदी यहाँ से निकलेगी इस प्रकार से, तो वो कहाँ जाएगी? अरब सागर में जाएगी। उसी पर हम बात करते हैं कि यहाँ राजसमंद से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। ये बनास नदी इस प्रकार से चलती है और ऐसे इसका, यानी ये कहाँ जाकर मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और चंबल आगे जाकर किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और यमुना आगे जाकर किस में मिल जाती है? गंगा में। और गंगा आगे जाकर किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। इस प्रकार से ये नदियों का जो पानी है वो सारा, यानी उस एक पॉइंट के, इस एक अरावली के जो पूर्व से नदी निकली वो गई बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम से निकली वो गई अरब सागर में। तो एक ही जगह ना, ये देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ये क्या कहलाती है? भारत की सबसे बड़ी यानी महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। अरावली भारत की सबसे बड़ी क्या है? जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया राजस्थान का। अब आप कहोगे कि ये तो राजस्थान की नदियों को अलग कर रही है, तो ये भारत की जल विभाजक कैसे हुई? भारत की जल विभाजक इस प्रकार से है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज, और इसका नाम है हमारे पास में यमुना। यमुना और सतलज जो नदियां हैं, इन दोनों की डायरेक्शन को बदलने के लिए कौन है बीच में? बीच में अरावली है। जिस वजह से यमुना तो जो है वो किस तरफ चली जाती है? पूर्व की तरफ, और जो अपनी सतलज नदी है वो चली जाती है पश्चिम की तरफ। इसी प्रकार से हमने घग्गर नदी के बारे में भी देखा था। जो यमुना है वो घग्गर की ही सहायक नदी थी। यमुना जो है वो घग्गर की सहायक नदी थी, लेकिन उसका बहाव बदल गया यमुना का, जिस वजह से वो अब गंगा की तरफ बहने लगी। कारण क्या है? उसको गंगा के अंदर देखेंगे जब अपन उसको करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिएगा कि सिंधु सतलज का मैदान और गंगा यमुना के मैदान को अलग करने वाली जो जल विभाजक रेखा है वो कौन है? अरावली। कौन कौन सा मैदान? सिंधु सतलज का मैदान ये वाला, और गंगा यमुना का मैदान ये वाला। इन दोनों को अलग करने वाली जल विभाजक रेखा अरावली है। और राजस्थान में भी ये जल विभाजक रेखा का काम कर रही है, इसीलिए ये भारत की महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसके बाद में आगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो हमने देख लिया इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। ये रायसिंह हिल से लेकर खेड़ब्रह्म तक है 692 किलोमीटर। खेतड़ी झुंझुनू से लेकर सिरोही तक 550 किलोमीटर, जो कि पूरी अरावली का 80% आएगा। और राजस्थान में अरावली का राजस्थान के 9% भाग पर क्या है? अरावली है। और फिर उसके बाद हमने देखा क्या कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ की वर्षा होती है। इसीलिए इसका जो जलवायु वो कैसी है? उप आर्द्र जलवायु है यहाँ की। और इसका दक्षिणी बिंदु खेड़ब्रह्म में है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? मिनिकॉय द्वीप पर है। इसलिए अरब सागर से इसकी उत्पत्ति होती है, और अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब वापस लौटते हैं। हम देख रहे थे कि अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, और इसीलिए इसकी तुलना अपलेशियन पर्वतमाला के साथ की जाती है। और अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है, यूएसए के अंदर है अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, अब देखिए ये जो अरावली पर्वतमाला है ना, इसकी ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची पर्वतमाला थी। ये अरावली हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन इसका अपरदन होता रहा। अपरदन के कारण आज इसकी जो ऊंचाई है वो, इसकी सबसे ऊंची चोटी वो जो है 1722 मीटर ही रह गई है, 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यानी अगर हम इसका औसत ऊंचाई बताता हूं मैं आपको। इसकी औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी? 930 मीटर। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है अरावली की, एवरेज। जैसे हमने मरुस्थल की देखी थी ना, मरुस्थल की बनी थी 200 से 300 मीटर बना था ऊंचा, लेकिन अरावली बन रही है 930 मीटर ऊंची बन रही है। कहाँ से? समुद्र तल से। और समुद्र तल कहाँ का?
समुद्र तल या भारत में भी जो ऊंचाइयां नापी जाती हैं वो एक पर्टिकुलर एक ही तल से नापी जाती हैं, और वो है चेन्नई का तल। चेन्नई का जो तट है ना, चेन्नई के तट के पास का जो समुद्र तल है, उसी समुद्र तल से ही सभी ऊंचाइयां नापी जाती हैं भारत में जितनी भी ऊंचाइयां होंगी। तो समुद्र तल कौन सा? चेन्नई का। ओके, इसके बाद देखिए जरा, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था कि इसकी ऊंचाई हिमालय से भी ऊंची थी, लेकिन यहाँ की नदियों ने इसका अपरदन किया और अपरदन करके इसकी ऊंचाई बहुत ही कम कर दी, इसीलिए ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला कहलाती है। अवशिष्ट पर्वतमाला। तो अरावली विश्व की प्राचीन पर्वतमाला भी है और एक अवशिष्ट पर्वतमाला भी है। अब आपको पता होना चाहिए कि अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ गया कि कथन है अरावली को अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है, कारण बताओ। तो कारण क्या बताएंगे आप? कारण ये बताएंगे कि यहाँ की नदियों ने इसका अपरदन किया, जिस वजह से आज इसकी ऊंचाई बहुत कम रह गई है, यानी ये कटी फटी रह गई है, अवशिष्ट रह गई है। अवशिष्ट मतलब बहुत अवशेष की तरह, जैसे अपन कह देते हैं। अब यहाँ की जो नदियाँ हैं उन्होंने प्रौढ़ावस्था धारण कर ली है। प्रौढ़ावस्था में पहुँच गई हैं यहाँ की नदियाँ। यहाँ लिख लेना इसे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है एक, यहाँ की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में पहुँच गई हैं, जबकि हिमालय की नदियाँ अभी भी युवावस्था में हैं। युवावस्था में, आपको पता है युवावस्था में क्या होता है? युवावस्था में युवा भटकता है ना। जब तक वो युवा है तब तक वो भटकेगा, और जब वो प्रौढ़ हो जाएगा, प्रौढ़ यानी एक सिंसियर व्यक्ति हो जाएगा, तब वो भटकना भटकना बंद कर देता है। तो युवावस्था में भटकाव रहता है, इसलिए हिमालय की नदियां जो हैं वो रास्ता बदलने में माहिर हैं, यानी वो रास्ता बदलती रहती हैं। आप कभी एसआई की तैयारी करते हैं तो कभी आप वनपाल की तैयारी करते हैं, कभी आप कांस्टेबल पे भी आ जाते हैं, और कभी चपरासी का फॉर्म भी भरते हैं। होता है ना ऐसा? चपरासी के फॉर्म भी होते हैं, ठीक है ना। वो उसकी भी तनख्वाह का खूब होती है, लोग उसके लिए भी तरसते हैं, चपरासी की नौकरी के लिए भी, ठीक है। तो यानी क्या होता है? भटकाव रहता है युवावस्था में, लेकिन प्रौढ़ावस्था में आती है जब, तब आपकी लाइन एक हो जाएगी, तब आप एक ही डायरेक्शन में चलोगे कि बस मेरा यही काम है और आप यही काम करोगे, ठीक है। जैसे अभी आपके माता पिता कर रहे हैं, वो एक ही काम कर रहे हैं ना, अब वो अलग अलग नहीं कर रहे, लेकिन आपको देखो, आप ये भी करना है मेरे को साथ में ये भी करना है ना, मेरे को बीए भी करनी है साथ में, मेरे को बीएड भी करनी है साथ में, ये भी करना। तो इस तरीके से क्या है, रास्ते बहुत अधिक होते हैं। तो यहाँ की नदियों ने प्रौढ़ावस्था धारण कर लिया, मतलब अब ये एक ही वे में चल रही हैं, जबकि हिमालय की नदियाँ आज भी युवावस्था में हैं, यानी वो अपरदन कर रही हैं, उसका हिमालय का कटाव अभी भी जारी है। लेकिन उसी बीच आपको बता दें कि हिमालय की ऊंचाई भी जारी है, हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। 5 सेंटीमीटर हर वर्ष बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन अभी तक उसकी ऊंचाई काउंट नहीं हुई उसमें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि सेंटीमीटर से मीटर, देखो आप 1 मीटर बनने में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमने तो पिछले 20 वर्षों से, अगर आप मान के चलो तो 20 वर्षों से आपने सर्च करोगे तो आपको यही सेम ही ऊंचाई मिलेगी। तो आप कहोगे कि सर इसकी ऊंचाई कहाँ बढ़ रही है, ये तो सेम ही है। वो आप उसके लिए आपको 100 साल तक वेट करना पड़ेगा, तब आपको 1 मीटर उसकी ऊंचाई एक्स्ट्रा मिलेगी, है ना। आप 100 साल बाद उसका जीके बदल जाएगा कि अब ऊंचाई जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8848 नहीं 8849 हो गई है ना। तो इस प्रकार से, या वहाँ पे बर्फ, कई बार बर्फबारी होती है तो बर्फ़ जम जाती है ना, तब कई बार उसकी ऊंचाई जल्दी बढ़ जाती है, यानी वो 8850 तक काउंट करते हैं। हाईएस्ट आप जब भी देखोगे तो 8850 मिलेगी आपको। ओके, ठीक है। तो चलिए देखें आगे। तो यहाँ की नदियों ने प्रौढ़ावस्था अवस्थित प्राप्त कर ली है, और ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये एक जल विभाजक रेखा है। और इसके बाद में हम आगे देखते हैं, लंबाई हमने देख ली, इसकी ऊंचाई हमने औसत देख ली है 930 मीटर। और इसके बाद देखिए क्या रह गया इसके अंदर। तो यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद में कि झीलों का टॉपिक, वो तो झीलों के अंदर हो जाएगा ना। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी? भी नक्की झील है ना, नक्की झील। नक्की झील गए नहीं क्या गुरु शिखर पे? माउंट आबू आपके तो नज़दीक पड़ता है ना। हाँ, ओके। तो
लगभग अपना यहाँ पे अरावली के बारे में जो फैक्ट थे, अलग अलग फैक्ट थे ना पॉइंटों वाले, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद की जो बातें आएगी वो आएंगी, अरावली के विभाजन आ जाएंगे। हमने अरावली के 3 विभाजन किए थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली हमने यहाँ पे किया था। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अरावली की चोटियों के बारे में। अरावली की चोटियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए अरावली की चोटियाँ देख लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात रहेगी कि अरावली का जो मुख्य भाग है ना, अरावली की मुख्य श्रेणी, नहीं वो तो ठीक है, मुख्य श्रेणी किससे बनी है, कौन सी चट्टानों से निर्मित है? मुख्य श्रेणी क्वार्टजाइट, क्वार्ट, हाँ क्वार्टजाइट, हाँ ग्रेनाइट भी है, क्वार्टजाइट चट्टान, यानी इसकी मुख्य श्रेणी जो है ना, मुख्य श्रेणी वो क्वार्टजाइट है। और उसी के साथ साथ में ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट, ये अलग से इसके अंदर चट्टानें पाई थी। लेकिन इसका मुख्य भाग जो है वो किसका बना हुआ है? क्वार्टजाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चीज़ें ओके। इसके बाद में आगे देखिए, हाँ यहाँ पर एक बात रहेगी अपनी कि अरावली को जब आप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर देखने पर अरावली का विस्तार बताओ बढ़ेगा या घटेगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली का विस्तार क्या होगा? अरे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया था और यहाँ पर मैं इसने उसको फैलाव दिया था आगे की ओर, बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? अरावली का विस्तार बढ़ता है। अरावली का विस्तार क्या होता है? बढ़ता है। जब आप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेंगे तो अरावली का विस्तार बढ़ता ही जाएगा। ये अरावली की चौड़ाई सबसे अधिक कहाँ मिलेगी आपको? गुजरात के अंदर मिलेगी। सबसे अधिक चौड़ाई गुजरात में, और सबसे कम चौड़ाई कहाँ पे है? ऊपर दिल्ली की तरफ सबसे कम चौड़ाई है, यहाँ जाकर के एक बिंदु ही बन जाती है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे अधिक चौड़ी कहाँ पर है? सबसे अधिक चौड़ाई, हाँ सर्वाधिक चौड़ाई राजस्थान की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा? उदयपुर आएगा, उदयपुर। और सबसे कम चौड़ाई, तो सबसे कम चौड़ाई कहाँ रहेगी? अजमेर में। इसके सेंटर में जो चौड़ाई है वो सबसे कम रहती है। यानी अरावली जब भी आप देखोगे कहीं पर भी बनी, वह आपको इस तरीके से बनी हुई मिलेगी। यानी सेंटर में इसका भाग इकट्ठा है, संकरा है, और नीचे दक्षिण में भाग उसका अधिक है। इसीलिए दक्षिण में क्या आता है? उदयपुर आता है। तो उदयपुर पूरा का पूरा ही अरावली में आ जाता है। तो इसलिए अरावली की सबसे अधिक चौड़ाई उदयपुर में कही जाती है, और सबसे कम चौड़ाई कहाँ कही जाती है? अजमेर में कही जाती है। ठीक है। और सर्वाधिक चौड़ाई और कम चौड़ाई हमारे पास में हो चुका है। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी क्या है? वो सेंटर में कम है, मध्य में इसकी ऊंचाई क्या है? अरावली की कम है। और दक्षिण की ओर जाएंगे तो ऊंचाई तेजी से बढ़ेगी, उत्तर की ओर जाएंगे तो ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब इस प्रकार से ये सेंटर में है, ये सेंटर की चोटियां हैं। और अगर यहाँ दक्षिण में चलेंगे तो ये दक्षिण की चोटियां ज़्यादा ऊंची हैं, जैसे गुरु शिखर। और यहाँ की जो चोटियां हैं उत्तर की, वो कम ऊंचाई की है। मतलब इस प्रकार से बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ये क्या है? गुरु शिखर है, गुरु शिखर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। मध्य में है हमारे पास में तारागढ़, तारागढ़ जो है 873, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अंदर 870 लिखा हुआ, टोटली पूरा 870, ठीक है ना। 870 मीटर लिखा हुआ, तो वो मान्य है, वो भी मान्य है इसके लिए। और यहाँ पे आएगी रघुनाथगढ़, हाँ अब रघुनाथगढ़ जो है 1055 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये है सीकर के अंदर। गोरम जी भी आती है ना सर यहाँ? ये क्या है? अजमेर। कौन सी? गोरम जी आती है ना अजमेर में, मध्य में सबसे बड़ी गोरम जी है। हाँ वो पटवारी के अंदर आया था, पटवारी में नया पॉइंट आया था। वहाँ पे सबसे जो ऊंची चोटी है अपने को मिली थी, वो मिली थी कौन सी? टोटगढ़। गोरम जी नहीं, उसका पीछे टोटगढ़ लिखा जाता है, आगे क्या है इसका? गोरम जी है क्या उसका नाम? गोरम जी नहीं है यार, कुछ और। मध्य में से बोल रहे हो, मध्य में गोरम जी
कोरिया जी कितनी थी उसकी? नहीं, मैं आपको फिक्स बताऊंगा उसकी क्या थी। वो जो 933 मीटर पटवारी के 933 तो है, हाँ 933 की उसकी ऊंचाई सही है आपकी, लेकिन उसका नाम जो है ना फिक्स वो टोडगढ़ के नाम से आती है। कौन सा मुरारजी है तो इससे ही कुछ, मुरारजी टोडगढ़ कुछ ऐसा ही है। दो नाम है सर। हाँ हाँ, दो नाम है। तो ये गुरु शिखर जो है कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है, सिरोही, माउंट आबू है ना, आबू सिरोही के अंदर। तो ये दक्षिण में है। ये आप कहेंगे दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अरावली की नहीं, जगह क्यों, गुरु शिखर ही तो है ना। दक्षिण अरावली की, मध्य अरावली की तारागढ़ है, लेकिन तारागढ़ जो है ना वो दूसरे नंबर पे रहेगी। पहले नंबर पे वही, अब मेरे भी दिमाग में वही आ रहा, मुरारजी टोडगढ़ कुछ इस तरीके से नाम है, फिक्स नहीं याद आ रहा। एक बार चलो अपने वो, अरे बुक लेके आया क्या? हाँ देने दे। तो रघुनाथगढ़ जो है ये उत्तर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तर राजस्थान की सबसे। अरे वो भी है, लेकिन उनकी ऊंचाई कम है ना, उनकी ऊंचाई क्या है, कम है। 1421